गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले कमोडिटी बाजार पर नजर। डॉलर में गिरावट से सोना फिर से चमक रहा है। कॉमेक्स पर इसका दाम $1140 के पार चला गया है। चांदी में भी बढ़त पर कारोबार। आज अमेरिका में कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आने वाले हैं। साथ ही बाजार की नजर एपीआई की इन्वेंट्री रिपोर्ट पर भी रहेगी। और इससे पहले कच्चे तेल में हम कल की तेजी के बाद दबाव भी देख रहे हैं, लेकिन आज कमोडिटी बाजार किस तरह से खुल रहे हैं, किन लेवल्स पर हो रहा है कारोबार, इस पर डालते हैं। सबसे पहले नजर आपके सामने क्रूड है। 3187 का भाव क्रूड में नजर आ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में जो दबाव हम क्रूड में देख रहे हैं वही भारत में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ। लेकिन देखिए गोल्ड में जो है वो रौनक लौटती हुई 26,875 पर कारोबार हो रहा है। इसी तरह चांदी भी तेजी के साथ 34,738 के भाव पर मजबूत खुल रहा है। आज नेचुरल गैस में भी आज हमें हरे निशान पर ही कारोबार ओपनिंग ट्रेड में नजर आ रहा है। बेस मेटल्स में कॉपर दबाव के साथ $348.20 का भाव कॉपर में। निकल भी आज लाल निशान के साथ ओपन हो रहा है। $660 का भाव हमें निकल में दिख रहा है। और इसी तरह एल्यूमिनियम में भी बिकवाली हावी होती हुई $105 का भाव एल्यूमिनियम में। लेड भी आज लाल निशान के साथ ही ओपन होता हुआ $115 का भाव लेड। और जिंक में भी हम दबाव के साथ ही कारोबार देख रहे हैं। तो पूरा जो बेस मेटल का पैक है सभी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन सोयाबीन में तेजी के साथ शुरुआत 3,235 का स्तर हमें सोयाबीन में देखने को मिल रहा है। सोया ऑयल 576 पर हर निशान पर कारोबार कर रहा है मजबूती के साथ। वहीं मस्टर्ड सीड भी आज 4,270 के स्तर पर फिलहाल 4 पॉइंट्स की मजबूती यहां पर। जीरा 16,210। स्पाइसेस में हम कल से देख रहे हैं कि एक तेजी का रुख है। और वही जीरे और धनिये में भी देखिए 10,820 का स्तर कंटिन्यू कर रहा है, यानी हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। चना भी तेजी के साथ 4,804 के भाव पर। हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद राठी कमोडिटीज के रविंद्र राव। गुड मॉर्निंग रविंद्र। 3 दिन में 27% तेजी के बाद क्रूड में आज हम प्रेशर देख रहे हैं। क्या करने की सलाह देंगे सर क्रूड में? गुड मॉर्निंग। क्रूड में मुझे लगता है कि एक करेक्टिव डिप आ सकता है टुवर्ड्स 3,100 तक। मार्केट काफी ऑलरेडी 20% मूव हो चुका है इन लास्ट 2 to 3 डेज। रीजंस बीइंग एक तो जो यूएस प्रोडक्शन है वहां से थोड़े से प्रोडक्शन कट की न्यूज आ रही है। और सेकेंडली ओपेक से भी न्यूज आ रही है कि शायद थोड़े से प्राइसेस स्टेबलाइज करने के लिए वो कुछ स्टेप्स लेंगे। बट दिस अगेन आर होप्स। सो कोई कॉन्क्रीट इसमें ये नहीं है। सो ये एक सेंटिमेंटल रैली है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी एक सपोर्ट ले चुका है नीचे में $38 का। तो हो सकता है कि एक बार $44 तक प्राइस आ सकते हैं। सो एमसीएक्स में इट शुड बी अराउंड 3,100। वहां पे एक बार बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 3,020 का स्टॉप लॉस लेके। और ऊपर में फिर से एक बार 3,200-240 तक के लेवल्स देख सकते हैं। और चीन में मैन्युफैक्चरिंग के बेहद खराब आंकड़े आए हैं मिस्टर राव। ऐसे में आज बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी? हम देख रहे हैं भारत में बेस मेटल्स सभी जो है लाल निशान के साथ खुल रहे हैं, दबाव में नजर आ रहे हैं। बेस मेटल्स में आप क्या सलाह देंगे आज के लिए? जी, बेस मेटल्स में तो कंटिन्यू वीक ट्रेंड चल ही रहा है। चाइनीज सपोर्ट की वजह से जैसे हमने देखा है ये कंटिन्यूसली द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इज सपोर्टिंग द इकोनॉमी। तो उस वजह से बेस मेटल्स में थोड़ा सा एक फॉल रुका हुआ है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है बेस मेटल्स में इज प्रिटी वीक। और मेरे हिसाब से टॉप पिक आज के लिए एक तो निकल होगा, क्योंकि निकल में ऑलरेडी हम एलएमई पे ऑलमोस्ट 1.5% प्लस नीचे का मूव देख रहे हैं। और अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो अराउंड 668-670 के आसपास एक अच्छा सेल बनता है इसमें। और नीचे में हम 640 तक का टारगेट ले सकते हैं। और दूसरा कमोडिटी जो मेरे हिसाब से टॉप पिक होना चाहिए वो है लेड। क्योंकि लेड में सिर्फ एक लेड ही एक कमोडिटी है जो लेड और जिंक एक कमोडिटी है जो थोड़ा सा सपोर्ट पे बाइंग करने के लिए लग रहा है। तो लेड में अराउंड 114 का लेवल आता है तो एक बार बाइंग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 113। और ऊपर में वी कैन टेक अ टारगेट ऑफ अराउंड 116 अगेन। रविंद्र जी, सोने में हम देख रहे हैं डॉलर की गिरावट का फायदा मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है सोने को बड़ा। आपको क्या लग रहा है कहां से ये सपोर्ट आ रहा है और इसमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए आज के लिए?
जी, गोल्ड में जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है आफ्टर सिंस द चाइनीज डिवैल्यूएशन ऑफ द युआन कंटिन्यू एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जो वीकेंड में जैक्सन होल की जो बैठक थी उसमें भी जो फेड वाइस चेयरमैन है उन्होंने एक हॉकी स्टेटमेंट दिया है। उससे हमने कल एक थोड़ा सा प्रेशर देखा था गोल्ड में, लेकिन मुझे लगता है कि अभी चाइना का जो पीएमआई डेटा खराब आया है उससे अगेन एक अनसर्टेनिटी बन चुकी है। और मेरे हिसाब से ये पूरा वीक जो है दिस इज फुल ऑफ डेटास। ईसीबी मीटिंग है, नॉन फॉर्म पेरोल्स, मैन्युफैक्चरिंग डेटा से यूएस से, मैन्युफैक्चरिंग डेटा फ्रॉम यूरोजोन भी है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड काफी वोलेटाइल रहेगा। और इसका जो डायरेक्शन है वो हमें जो लेबर मार्केट रिपोर्ट है यूएस का उसके बाद ही एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल सकता है। तो तब तक के लिए मुझे लगता है कि गोल्ड एक दायरे में रहेगा। नीचे में 26,500 से 26,400 का एक सपोर्ट रहेगा और ऊपर में 27,000 से 27,100 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर रेजिस्टेंस के पास आता है तो एक बार सेलिंग की जा सकती है और नीचे सपोर्ट के पास आता है तो एक बार बाइंग की जा सकती है। लेकिन अगर लेबर रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो फिर हम इसमें फिर से एक स्टीप फॉल देख सकते हैं गोल्ड में। तो आई वुड एडवाइस कि 2-3 दिन थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें और जैसे ही कोई डायरेक्शन मिलता है यूएस रिपोर्ट से उसके बाद फिर एक डायरेक्शनल मूव ले सकते हैं इसमें। तो गोल्ड में एक वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएं और यूएस के लेबर रिपोर्ट पर नजर रहेगी कि गोल्ड आगे क्या दिशा लेता है। लेकिन रुपए में हम हल्की रिकवरी देख रहे हैं यहाँ पर, क्या करें इसमें सर? रुपए में मुझे लगता है कि एक बारी फ्यूचर्स जो है वो 67-67.05 तक आ सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अराउंड 60 तक आता है तो एक बार इसमें बाइंग की जा सकती है। 66.40 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए और 67-67.10 का ऊपर में टारगेट ले सकते हैं। शुक्रिया मिस्टर राव हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र राव हमारे साथ हैं। आनंद राठी कमोडिटीज के कमोडिटी बाजार की ओपनिंग में किन लेवल्स पर रहेगी नजर, किन आंकड़ों का रहेगा कमोडिटी बाजार को इंतजार, इस पर बातचीत करते हुए हम कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट आपको दिन पर देते रहेंगे। अभी आपकी स्क्रीन में है आनंद राठी कमोडिटीज के कॉल्स जो अलग अलग कमोडिटीज के आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे मूडीज की प्रॉपर्टी रिपोर्ट पर, जिसमें उसने जताई है डेवलपर्स के लिए चिंता। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। मूडीज ने देश के रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर चिंता जताई है। हाल में जारी हुई प्रॉपर्टी रिपोर्ट के मुताबिक अगले 12 महीने तक डेवलपर्स के कैश फ्लो पर दबाव दिखेगा। कमजोर बिक्री और ज्यादा लागत से उनके कैश फ्लो में कमी आती हुई दिखाई दे सकती है। और इस बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के सीनियर क्रेडिट ऑफिसर विकास हलान। गुड मॉर्निंग मिस्टर हलान। पहला सवाल, क्या कंसर्न्स आपको लग रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और इसका हम सेंटिमेंट पर किस तरह का असर देखेंगे? Yeah, thank you for having me. The report that we published today is basically talking about our expectation of cash flows for the companies in the real estate sector over the next 12 months. The concerns that we are seeing is basically most of the developers in the country, especially over the last couple of years, have not been able to generate enough cash flows to even pay their interest cost. The borrowings have been going up, and that has been largely to fund their acquisitions and also their construction cost. So the sales outlook remains weak despite our expectation. The GDP remains healthy at 7%. And despite RBI's rate cuts, we do not expect a substantial pickup in sales, particularly in Mumbai and Delhi markets, where affordability remains quite weak. The prices are high, whereas the savings rate has declined over the last few years, which makes the real estate market sentiment quite weak.
राइट सर, लेकिन जिस तरह से हम दिल्ली और बॉम्बे की मार्केट की बात करें, यहाँ पर एक अनसोल्ड इन्वेंट्री पर भी काफी बैठे हुए हैं डेवलपर्स, और इसके ऊपर से आप बता रहे कैश फ्लो को लेकर कंसर्न है। तो क्या एक कंज्यूमर जो चाहता है कि कीमतों में हम देखेंगे इसका एक इम्पैक्ट आते हुए, क्या आप देख रहे हैं ये ऐसा होगा? क्योंकि इनको अपने सेल्स फिगर्स को मेंटेन करना है, तो क्या कीमतों पर ये थोड़ा सा राहत दे सकते हैं? Yeah, it's an interesting question. The thing is, most of the developers that we see do not, in fact, not just in India, all across Asia, developers tend not to reduce the prices, especially for projects which they have already started selling. And what they do is sometimes give sort of incentive schemes rather than outright reduction of prices. We have seen developers using deferred payment mechanisms or interest subvention schemes or, even possession-linked payments. I mean, these are quite extreme measures that are already being implemented by developers. But as I said, at the end of the day, the affordability remains quite weak, and we haven't seen a significant pickup in sales. Even, if you see the first quarter this year, April to June, the sales actually declined nearly 20-25% from the previous quarter. So it has been quite a weak start to the year. राइट सर, सो डू यू थिंक कि जो नए लॉन्चेस रहेंगे उन पर भी इसका असर हम देखेंगे? इस साल लॉन्चेस के फ्रंट में धीमी रहेगी रफ्तार? Yes, definitely. The launches will be quite slow because, as you said, the developers are sitting on quite a lot of inventory which remains unsold. So I think the first priority for them will be to, get the inventory down and then talk about new launches. And that is another reason why the cash flows for them will be weak, because as soon as you launch projects, your cash flow tends to be higher because you don't spend anything on construction when you launch, but you get the down payment. But I don't think they will launch anything outright given the level of inventory. और रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल, इसका भी इस सेक्टर को काफी इंतजार रहा है। आपको क्या लगता है इसका किस तरह का इम्पैक्ट होगा अगर हम कामयाब होते हैं इसको पास करके? Yeah, that will be quite positive for the sector in the long term because it will increase the transparency for the buyers. The buyer will have more confidence in buying into one of the projects for reputed developers. But at the same time, the regulation will restrict the use of cash that the developer is going to get from selling the property, which is going to cause some near-term issues for the developers because they will then have to rely on borrowings to complete the projects. शुक्रिया मिस्टर आलान हमसे बात करने के लिए। मूडीज अपनी प्रॉपर्टी पर एक रिपोर्ट लेकर आया है जिसमें भारत में डेवलपर्स को जिस तरह के कैश फ्लोज को लेकर दिक्कतें आ रही हैं इस पर चिंता जाहिर कर रहा है और अगले 12 महीने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मुश्किल भरे रह सकते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट के CIO और हेड ऑफ रिसर्च अविनाश गोरक्षकर। अविनाश सर, गुड मॉर्निंग। रियल एस्टेट को लेकर मूडीज जिस तरह के कंसर्न सामने रख रहा है, आप क्या राय बना रहे हैं इस सेक्टर पर सर? आई थिंक प्रियंका, मैं समझता हूं कि रियल एस्टेट सेक्टर में दिक्कतें और बढ़ेगी क्योंकि हमने देखा है कि अभी भी अनसोल्ड इन्वेंट्री को लेके काफी प्रॉब्लम्स है, स्पेशली अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें। मेरे ख्याल से निवेशकों को रियल एस्टेट सेक्टर काफी कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। जहां पे भी हमने देखा है कि कंपनीज के बैलेंस शीट पे काफी डेट है, यहां पे दिक्कतें और बढ़ सकती है क्योंकि रेट कट अगर आता भी है तो इन कंपनीज के पास डेट काफी है, जैसे DLF है, यूनिटेक है। मुझे लग रहा है कि क्वालिटी रियल एस्टेट स्टॉक्स में अगर कोई निवेश करना चाहे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ओबेरॉय रियल्टीज है। मैं समझता हूं कि यहाँ पे भी थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि ओवरऑल सेक्टर में काफी दिक्कतें हैं। तो क्लियरली अगर निवेश करने का 12 से 18 महीने का व्यू है तो ही मेरे ख्याल से इस सेक्टर में निवेश करें। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक्स में कोई बड़ी अपसाइड देखने को ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म डेफिनेटली अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में अभी भी पैसा बन सकता है। तो कैश फ्लोज को लेकर के चिंता है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और उधर सेल्स भी ज्यादा पिकअप नहीं कर रहे हैं, ये कह रही है मूडीज। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ जुड़ जाएंगे शेयर खान के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट जय ठक्कर और प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट के CIO हेड ऑफ रिसर्च अविनाश गोरक्षकर।
हफ्ते के ये दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि बाजार दबाव के साथ खुले हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही कमजोर कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं 232 अंकों की गिरावट के साथ 26,050 पर सेंसेक्स है। वहीं निफ्टी भी 8,000 से बेहद नीचे 7,899 का स्तर 72 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी में कारोबार हो रहा है। कमजोर ग्लोबल संकेत भी रहे। जिस तरह के जुलाई के कोर डेटा आए हैं उससे भी कोई खास संकेत नहीं मिले और बाजार में हम कमजोरी देख रहे हैं। मिड कैप में ऑलमोस्ट 68 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बैंक निफ्टी भी बेहद दबाव में कारोबार करते हुए 281 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में दिख रही है। सारे ही बैंक स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डालें तो ये फिलहाल डिक्लाइंस की तरफ है, यानी ज्यादा शेयर है जो गिर रहे हैं। 975 शेयर है जो गिरने वाले हैं, तो वहीं 352 शेयर हैं जो केवल 975 के मुकाबले बढ़ रहे हैं। निफ्टी में देखें पीएनबी, हिंडाल्को, येस बैंक, एक्सिस बैंक ये सभी दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में जो हम 281 अंकों का दबाव देख रहे हैं वही हमें निफ्टी के टॉप लूजर्स में भी नजर आ रहा है। और आपके सामने अब हम लेकर आए हैं कि मारुति सुजुकी ने अपने नंबर्स पेश किए हैं जिसमें अगस्त में कुल बिक्री 6.4% बढ़कर 1.18 लाख यूनिट्स की रही है। अगस्त में पैसेंजर वाहन की बिक्री 4.4% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर, ये अच्छी खबर है। और अगस्त में घरेलू बिक्री भी 8.6% बढ़ी है। ये आंकड़े मारुति के नंबर्स आपके सामने हैं। बिक्री में हम एक बढ़त देख रहे हैं। अगस्त में एक्सपोर्ट में हालांकि घटी है एक्सपोर्ट जो है मारुति सुजुकी के लिए, लेकिन मारुति सुजुकी का स्टॉक आपके सामने फिलहाल स्टॉक दबाव में है। शेयरों पर सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं शेर खान के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट जय ठक्कर। जय, गुड मॉर्निंग। पहला सवाल तो निफ्टी में इंट्राडे के लिए किस स्ट्रैटेजी पर आपकी नजर रहने वाली है? दबाव में निफ्टी लगातार हफ्ते के इस दूसरे दिन। मुझे ऐसा लग रहा है प्रियंका कि ओवरऑल निफ्टी का एक ट्रेंड फिर से रिवर्स हो चुका है फ्रॉम अप टू डाउन। एक जो हमने बाउंस बैक देखा था 7640 से रिसेंटली लास्ट वीक, वो एक मुझे ऐसा लग रहा है जस्ट एक रिट्रेसमेंट शॉर्ट कवरिंग था एक्सपायरी के होते हुए। और उसके बाद कंटिन्यूसली हमने देखा है कल के ट्रेडिंग सेशन से कि अच्छा शॉर्ट पोजीशन से इनिशिएट हो रही है एट द हायर लेवल्स। गोइंग फॉरवर्ड शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है प्रियंका जो रीसेंट लोज बने थे 7640 के आसपास, मुझे ऐसा लग रहा है 7665 सॉरी ऑन स्पॉट लेवल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ब्रेक हो जाएंगे और हमारा टारगेट ऑन द डाउन साइड है 7540। दिस इज अ फिफ्थ वेव डाउन और ये मिनिमम टारगेट्स रहेंगे 7540 के। ऑन दी अपसाइड मेरा मानना 81-8150 के आसपास बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी का। और वो जो गैप एरिया है अराउंड 80 to 25 तक, जब तक वो गैप फिल होकर ऊपर निफ्टी ट्रेड नहीं करेगा प्रियंका, ओवरऑल वीकनेस ही कंटिन्यू रहेगी। सो एनी बाउंस शुड बी यूटिलाइज एज सेलिंग अपॉर्चुनिटी। बाउंस को बेचने के लिए निफ्टी में यूज करना चाहिए ऑन द डाउन साइड जब तक 7540 7500 के लेवल्स अचीव नहीं हो जाते। चलिए, तो इन सर पर रहेगी नजर, लेकिन आपको बता दें मारुति सुजुकी अपने पहले सेट ऑफ नंबर्स के साथ आई है और ये अनुमान से कम रहे हैं। जो बिक्री का अनुमान था 9.2% का, उससे नीचे बिक्री हुई है मारुति की और इसीलिए आज हम स्टॉक को भी देख रहे हैं प्रेशर में है। अविनाश सर, मारुति आपको इन नंबर्स में आप क्या रीड कर रहे हैं? क्या खास आप देख रहे हैं मारुति के लिए रहा है इन नंबर्स में? निराशाजनक रहे हैं नंबर्स? ना, आई थिंक अगर हम डोमेस्टिक नंबर्स देखें डोमेस्टिक मार्केट्स के तो 8% का ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट ओवरऑल ग्रोथ भी 6% इज इन लाइन व्हाट मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी। मुझे लग रहा है कि आने वाले महीनों में जो फेस्टिव वंस रहेंगे प्रियंका, यहाँ पे मैनेजमेंट ने भी कहा है कि इंक्रीमेंटली 5 to 6% एडिशनल वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। और जिस प्रकार की मारुति की प्रोडक्ट लॉन्चेस हुई है, जिस प्रकार की करेंसी की मूवमेंट मारुति को फेवरेबली इम्पैक्ट कर चुकी है, मेरे ख्याल से आगे भी करेंसी येन की जो डेप्रिसिएशन है वो कंपनी को बेनिफिट करेगी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक कोई भी गिरावट में मारुति एक ऐसा शेयर है जो इन्वेस्टर्स को लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से आने वाले साल में डेफिनेटली मारुति का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया रहेगा। मेरे ख्याल से आई थिंक डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन वाली स्ट्रेटेजी यहाँ पे अडॉप्ट करनी चाहिए। ओके, लेकिन फेस्टिवल सीजन रहेगा अहम ऑटो कंपनियों के लिए और मारुति सुजुकी के लिए भी ये सीजन अहम रहने वाला है, इस पर लगेगा दांव। लेकिन अब बात करते हैं अपने दर्शकों से जो जुड़ते हैं हमारे साथ, पूछते हैं अपने सवाल। आशीष हैं गाजियाबाद से। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरे पास कैनरा बैंक है 285 में।
कितने शेयर हैं? I have 2700 shares. ओके ओके, और अभी आपको ₹5.90 पर शेयर का नुकसान यहाँ पर ऑलमोस्ट हो रहा है। जय, आपसे पूछना चाहूंगी, कैनरा बैंक आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है? क्या सलाह देना चाहेंगे यहाँ आशीष को? आई थिंक आशीष को कैनरा बैंक में से एग्जिट होना चाहिए। इन द PSU मिड साइज जो बैंक्स है प्रियंका, एक खास करके मैं कहना चाहूंगा कि उसमें बहुत ही सिलेक्टिव ऐसे स्टॉक्स है जिसमें चार्ट्स पर बहुत ही लॉन्ग टर्म पैटर्न्स अच्छी है। अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली ऐसी कोई स्टॉक्स PSU सेक्टर में चूज करना चाहिए, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB है, यूनियन बैंक है। ये 3 शेयर्स मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं PSU फ्रंट पे, बैंकिंग स्पेस पे। अदर जो भी मिड साइज कंपनीज है, आई थिंक उसमें ऐसे चार्ट्स पे लॉन्ग टर्म सेटअप अभी तक फॉर्म ही नहीं हुए, जिसके कारण मैं कह सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे है। तो आई थिंक इन्हें इसमें से एग्जिट हो जाना चाहिए कैनरा बैंक में। इवन शॉर्ट टर्म व्यू है फिर भी एग्जिट होना चाहिए और लॉन्ग टर्म के व्यू से भी एग्जिट होना चाहिए। और अगर ये शिफ्ट करना है बैंकिंग स्पेस में इन द PSU, तो आई थिंक जो मैंने 3 स्टॉक सजेस्ट किए, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक, ये 3 में से वही स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। और प्रायोरिटी वाइज अगर पूछो आप मुझे तो बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा। तो चलिए, कैनरा बैंक से तो डेफिनेटली एग्जिट की सलाह यहाँ आपको जय दे रहे हैं। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं शेयरों से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। HDFC बैंक का कर्ज 0.35% सस्ता, 9.35% दर के साथ सबसे सस्ता लोन देने वाला बैंक बना। कैनरा बैंक ने भी टोकन रेट घटाया। पेट्रोल ₹2 और डीजल 50 पैसे प्रति लीटर सस्ता, इस महीने तीसरी कटौती। बिना सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर ₹26 सस्ता। ATF के दाम भी 11% घटे। आज आएंगे ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े, मजबूत ग्रोथ कायम रहने की उम्मीद, हालांकि मारुति की बिक्री अनुमान से कम। तो मेरे साथ हैं 2 मार्केट एक्सपर्ट, जय ठक्कर और अविनाश गोरक्षकर। इनसे पूछेंगे हमारे दर्शक सवाल, और मेरे साथ जुड़ गए हैं अनिल जी जयपुर से। नमस्ते अनिल जी, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर सलाह चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट की? नमस्कार मैडम, मेरे पास जस्ट डायल का शेयर है। ये 100 शेयर है 120 के भाव से मैम। वाह, बहुत अच्छा मुनाफा, ₹732 के मुनाफे पर आप बैठे हुए हैं। नहीं मैम, 1020 के भाव से। अच्छा, 1020 पे। वही तो 120 जब आपने बोला तो मुझे लगा आपको तो बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। चलिए, तो नुकसान हो रहा है आपको अनिल जी। तो आप वैसे आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था या आप इसमें ये सोचकर लिया था कि ओके, ट्रेडिंग के लिए लिया था, और आपने जो प्राइस गलत बताई उसमें तो हम भी एकदम चक्कर खा गए कि इतना अच्छा मुनाफा हो रहा है, लेकिन नुकसान हो रहा है यहाँ अनिल जी को। क्या करना चाहिए जय? जस्ट डायल में 1020 इनकी खरीद का भाव रहा है सर, नुकसान पे बैठे में, क्या करें? आई थिंक अगर इनकी लंबी अवधि का नजरिया है देना है कि जस्ट डायल में होल्ड करना चाहिए ना, बिकॉज ओवरऑल प्रियंका जो ओवरऑल चार्ट सेटअप है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म इमीडिएट बेसिस पर एक बॉटम फॉर्म होनी चाहिए। एक फाइनल लेग ऑन द डाउन साइड बाकी है अभी भी। सो ये फाइनल लेग के लिए पैनिक नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है करीबन 725 के आसपास ये काफी बढ़िया सपोर्ट है ये स्टॉक में। तो लंबी अवधि के लिए 725, जब इन्होंने इतना नुकसान देखा है तो आई गेस 725 तक तो होल्ड कर ही सकते हैं। उसके बाद आई गेस मैक्स टू मैक्स बॉटम हो जानी चाहिए उस लेवल्स के आसपास, एंड देन इनके लेवल्स के ऊपर भी इन्हें ये स्टॉक ट्रेड होते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट 1-1.5 साल में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से ऑल टाइम इसके जो हाइज है अराउंड 1800-2000 के लेवल्स वो भी देखने मिल सकते हैं। तो करंट चार्ट पैटर्न्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिएगा। शॉर्ट टर्म का व्यू है देन आई गेस एक फाइनल लेग जो 725-730 के आसपास जो मैं बता रहा हूँ वहां तक आ सकता है, तो उसके लिए रिस्क है। सो वो हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए ना। ओके, सो एक लॉन्ग टर्म के लिए ये बढ़िया पिक हो सकती है अनिल जी, ये कह रहे हैं जय आपको। निर्मल जी से बात करते हैं, चेन्नई से जुड़ रहे हैं। नमस्ते निर्मल जी, बताइए सर कौन सा शेयर है, किस भाव पर लिया है? नमस्कार मैडम, मेरे पास टाटा स्टील के 4000 शेयर हैं 250 के रेट पे, और SBI के 200 शेयर हैं 250 के रेट पे। मेरे पास 3 से 4 साल वेट कर सकता हूँ, मेरे को अर्जेंट नहीं है।
तो उसके ऊपर आइडिया चाहिए। फ्रंट रनर स्टॉक्स आपने लिए हुए हैं यहाँ पर, और अविनाश जी से पूछते हैं। अविनाश से, टाटा स्टील मेटल में हम जिस तरह का प्रेशर देख रहे हैं, उसमें आप टाटा स्टील को कहाँ खड़े हुए देख रहे हैं और इनका निवेश इसमें आपको कैसा दिखता है? साथ ही एसबीआई भी इन्हें पसंद आ रहा है, और आरबीआई ने जिस तरह से एसबीआई के लिए कहा है, इसके बाद तो आपको एसबीआई कैसी दिख रही है? हाँ, आई थिंक प्रियंका, पहले अगर हम एसबीआई की बात करें तो डेफिनेटली करंट लेवल से मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड कम है, और हालांकि एसबीआई पीएसयू बैंकों में से ही है, बट अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो लगातार 2 क्वार्टर से एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है। मेरे ख्याल से एसबीआई में डेफिनेटली ये अगर लंबा निवेश रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में कम से कम 305-310 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। उसके आगे भी आउटलुक अच्छा रहेगा, क्योंकि ये क्लियरली एक मैक्रो रिकवरी के ऊपर डिपेंडेंट है। हमें लग रहा है कि हालांकि अभी का जीडीपी ग्रोथ थोड़ा सा वीक है, लेकिन FY17 की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हेडविंड्स पॉजिटिव हो सकते हैं, और ऑब्वियसली जिस प्रकार की रिकवरी हमने देखी है, क्लियरली इन्फ्लेशन कम हो चुका है, क्रूड के प्राइसेस कम हो चुके हैं, तो उसका फायदा डेफिनेटली मैक्रो फैक्टर्स इंप्रूव होंगे तो एसबीआई को भी फायदा होगा। मेरे ख्याल से आई थिंक इनको होल्ड करना चाहिए। साथ ही टाटा स्टील भी ये होल्ड करते हैं सर, और जिसके 4000 शेयर हैं, 250 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदारी की थी टाटा स्टील की। भले ही इनका जो खरीद का पॉइंट रहा उससे नीचे है, पर लंबी अवधि का नजरिया है तो टाटा स्टील कैसे दिखती है? साथ ही में मेटल प्राइसेस को जो कंसर्न रहते हैं वो कितना इम्पैक्ट डालती है टाटा स्टील पर, तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए यहाँ इन्हें, निर्मल को? नहीं, मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील इनकी क्वांटिटी काफी बड़ी है, तो मैं इनको राय दूंगा कि अभी तो फिलहाल होल्ड करें, लेकिन मेटल सेक्टर में हमें लग रहा है कि कम से कम 2-3 क्वार्टर्स के लिए जिस प्रकार की गिरावट हमने मेटल प्राइसेस में देखी है, जिस प्रकार का फॉल चाइनीज मार्केट्स में हमने देखा है, और कमोडिटी प्राइसेस इंपैक्ट हो चुके हैं, हो सकता है कि FY16 प्रियंका टाटा स्टील के लिए काफी खराब हो। ऑलरेडी 1 क्वार्टर हो चुका है, कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि इबिटा मार्जिन्स को वापस बाउंस होने में काफी दिक्कतें होगी। इनकी जो यूरोपियन सब्सिडरी है कोरस, यहाँ पे और दिक्कतें बढ़ी है, तो मुझे लग रहा है कि इन द शॉर्ट टर्म थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, लेकिन अगर इनका निवेश का 3 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली एक रिकवरी आगे आ सकती है, बट इन द शॉर्ट टर्म स्टॉक शुड अंडर परफॉर्म। तो चलिए हम लेते हैं एक ब्रेक यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य। उनसे हम बात करेंगे आरबीआई ने जो कहा है कि इस बैंक की कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ाई जाए, क्या टेक है अरुंधति जी का, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर, और एक खास डेवलपमेंट जो कल देर शाम हुआ, जब आरबीआई ने डीएसआईबी यानी डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की एक लिस्ट जारी की, और सिर्फ 2 बैंक शामिल है उनमें, प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई, और सरकारी बैंकों में देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में उम्मीद थी कि ये तो होगा ही। हमारे साथ इस वक्त एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य मौजूद हैं। अरुंधति जी, स्वागत है आपका। क्या ये एक अंदाजा समझना चाहिए जो कुछ एनालिस्ट अनुमान लगा रहे हैं कि 5 से 6 हजार करोड़ रुपए कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाएगी? देखिए, ऐसा है कि हम लोग को पहले से ही मालूम था कि ये होने वाला है, क्योंकि हम देश के सबसे बड़े बैंक हैं, और खाली वही नहीं, हमारा जो ऑपरेशंस है वो कॉम्प्लिकेटेड भी है, सारा देश, सारा दुनिया में फैला हुआ है। तो इसलिए हम लोग जब अपना कैपिटल प्रोजेक्शन किए थे तब इसको साथ लेके ही प्रोजेक्शन किए थे। ऐसा है कि ड्राफ्ट जो गाइडलाइंस निकली थी उसमें 0.8% हम लोग को कैपिटल की जरूरत होगी, ऐसे करके कहा गया था। तो हम लोग उसी फिगर को लेके हमारे प्रोजेक्शन किए थे। हालांकि अभी जब निकला है तो उन लोग कह रहे हैं कि थोड़ा उससे कम लगेगा, यानी कि 0.6% कैपिटल की जरूरत होगी। तो हमारा जो कैलकुलेशन है मार्च 19 तक, इन ऑर्डर टू बी कंप्लायंट विद बासल, उसमें ये सारे आंकड़े लिए हुए हैं। तो इसलिए हमारे लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे प्लान्स में ये शामिल नहीं है, हमारे प्लान्स में शामिल है। आज के दिन में जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो तो हमारे पास उससे ज्यादा ही है, और इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इस पे चिंतित होने की कोई बात दिख नहीं रही है। तो अगर आप ये माने कि आपको 7.6% कैपिटल रखनी होगी, उसके मुकाबले आपके पास अभी एक्सेस कैपिटल है, आप कह रही हैं, कितनी टियर 1 है? और 7.6% भी नहीं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट 1 अप्रैल 2016 से 0.2% पर ईयर करके लगेगी। यानी कि 2016, 2017, 2018, यानी कि 31 मार्च 2019 तक हमको ये 0.6% एक्स्ट्रा रखना होगा।
सो देर इज अ लॉट ऑफ टाइम इसमें, उसीलिए हम कह रहे हैं इसमें चिंतित होने की कोई भी बात नहीं है। तो मैम अभी आपके पास टियर 1 कितनी है? टियर 1 अभी 9.62% है। ओके, यानी कम से कम 2% का बफर अभी से ही है, मुझे मान सकते हैं। 2.5% की बफर अभी से है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस लिहाज से मार्च 2019 तक आपने जो अपनी गिनती की है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कितने कैपिटल रेज करने की आपको जरूरत होगी? देखिए, ऐसा है कि ये अभी से कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज रहते हैं। पहली चीज है हमारी एसेट्स कैसे बढ़ेगी। अब अगर 14% बढ़ेगी तो उसका एक अलग आंकड़ा होता है, और अगर 20% बढ़ेगी तो और दूसरा कुछ होता है। दूसरी चीज है हमारी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रहेगी, और उसमें से हम कितना इसमें वापस डाल पाएंगे। और तीसरी होगी कि हमारी रेजिंग कितनी होगी। रेजिंग में भी 2 तरीके की रेजिंग होगी, गवर्नमेंट कितनी देगी और बाहर से कितना रेज करना पड़ेगा। उसीलिए पुटिंग अ नंबर, और नंबर बड़ा दिखता है तो लोग कहते हैं इतना कहाँ से आएगा, वैसा हरगिज नहीं है। हम फिर भी कहना चाहेंगे कि जो हमारी कैपिटल प्लानिंग है वो पूरी की पूरी तरह सब कुछ लेके हम लोग किए हैं, और हमको लगता नहीं है कि हमारे ऊपर बहुत सारी चैलेंज होगी इन ऑर्डर टू गेट व्हाट इज रिक्वायर्ड। चूंकि आपकी बैलेंस शीट इतनी बड़ी है तो कोई भी आंकड़ा वहां पे बड़ा होगा, उसमें तो कोई खास डाउट नहीं है। जैसे हमने जोड़ा कि 5-6 हजार करोड़ की आपकी जरूरत बढ़ती है, तो आज की तारीख में तो आपकी कैपिटल उससे 10 गुना है ना ऑलरेडी, उससे और भी ज्यादा है। तो कोई आप एक बॉल पार्क फिगर हमें फिर भी बताएंगे? बॉल पार्क फिगर एज आई टोल्ड यू ना 14% ग्रोथ विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ 20-22% ग्रोथ। तो ग्रोथ हम लोग को देखने दीजिए, जैसे जैसे समय होगा हम लोग कहते जाएंगे। लेकिन आप लोग तो हर क्वार्टर ही देखते हैं कि हमारी कैपिटल कितनी है, तो उसमें से ही कंफर्ट आ जाएगा कि जो जितना कैपिटल जरूरत है वो पूरा हमारे पास होगा। लेकिन जहां ग्रोथ की बात है, ऐसा लगता है कि HDFC बैंक ने जिस तरह से लीड ली है, तो कुछ रिटेल बिजनेस आपके हाथ से निकल सकता है अगर आप फॉलो ना करें? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए जितना हमारा मार्केट है, मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट छोटा कुछ नहीं है। और HDFC जो ज्यादातर उन लोग देते हैं रिटेल में देते हैं, लेकिन उनका कॉर्पोरेट बुक भी अभी उन लोग बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं। सो इसी तौर से उन लोग किए होंगे। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट यस देयर विल बी कंपटीशन, वी विल वॉच द सिचुएशन, और जरूरत होगी तो जरूर हम लोग भी कुछ करेंगे। क्योंकि सभी बैंकों ने एक साथ ही डिपॉजिट के रेट घटाने शुरू किए थे, तो अगर HDFC बैंक की फंडिंग कॉस्ट काफी कम हो गई है, उनका कहना है कि बेस रेट फॉर्मूले के हिसाब से उन्होंने काटा है, तो अगर उनकी कॉस्ट कम हुई है तो आपकी भी हुई होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो बहुत बरकरार है। आज भी हमारा डिपॉजिट ग्रोथ इज अबव द मार्केट। इनफैक्ट लास्ट ईयर ऑल्सो हम लोग का थोड़ा डिपॉजिट ग्रोथ मार्केट से ज्यादा ही था, हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ा है। और हमारे जो डिपॉजिटर्स हैं वो ज्यादातर अभी फिक्स डिपॉजिट में रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि आगे चल के रेट घटेगा। तो इसलिए हमारा जितना हम लोग देखना चाहते थे उतना कटौती हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स में नहीं आई है। सेकंड चीज ये भी है कि ये जो फंड्स है ये रिप्राइस करने में 1 साल समय लगता है। हम लोग पहला शुरू किए थे लास्ट सितंबर से, तो ये सितंबर अक्टूबर से हम लोग का इसका असर एक्चुअली देखने को मिलेगा। तो वो जब असर आने को लगेगा, क्योंकि हमारे मैक्सिमम फंड्स 1 ईयर to 3 ईयर ब्रैकेट में रहता है, तो वो 1 ईयर ब्रैकेट जब रिप्राइस होने शुरू करेगा फ्रॉम दिस सितंबर, देन वी विल बिगिन टू सी दिस पेस बिकमिंग मोर व्हाट शुड आई से मोर फास्टर। एंड वंस दैट हैपन्स हमारे पास जगह होगी इन ऑर्डर टू कट, एंड डेफिनेटली हम लोग कट करना चाहेंगे ताकि हमारी जो बॉर्डर्स है उनको ये सुविधा मिले। तो सितंबर या अक्टूबर में, यानी इस महीने या अगले महीने एक बेस रेट कट आएगा SBI की ओर से? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं वो कह दूं तो मेरे पर दूसरे आरोप लगाएंगे, ऐसा कोई भी बात नहीं है। लेकिन वी विल कंटिन्यू टू वॉच द सिचुएशन एंड वी विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। कुछ तो आपके पास भी बफर होगा ही इस वक्त। अगर दूसरे बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड घटी है तो आपकी उतनी ना घटी हो, पर कुछ तो घटी होगी। उन्होंने 35 बेसिस पॉइंट किया, तो हम लोग भी तो पहले ही 30 बेसिस पॉइंट्स किए हैं। तो वी विल टेक अ कॉल एंड वी ऑल्सो वांट टू वॉच द डेटा, द CPI डेटा एटसेट्रा जो आने वाला है एट द मिडल ऑफ द मंथ, एंड ऑल्सो द मॉनेटरी पॉलिसी एट द एंड ऑफ द मंथ। दीज आर थिंग्स दैट वी वुड लाइक टू वॉच। पर कभी इतना गैप हमने देखा नहीं है कि आपके और किसी प्राइवेट बैंक के बीच में 35 बेसिस पॉइंट का गैप हो जाए उनके बेस रेट में। थोड़ा अनयूजुअल है।
तो क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर मेरा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन लोग अपने तौर से किए हैं, उनकी कोई स्ट्रैटेजी होगी, उनकी कोई जैसे उन लोग कहे हैं कि हमारा अल्को से ऐसा निकला, तो हो सकता है इट इज डेफिनेटली देयर कॉल as to how they have done it. कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये फेस्टिव सीजन के पहले दरअसल एक मार्केटिंग टैक्टिक भी है, अगर थोड़ा बहुत मार्जिन पे फॉल हुआ भी तो वो कवर हो जाएगा अगर वॉल्यूम आ गया, तो जाहिर है कि वो दूसरे बैंकों के आपके भी हिस्से से जाएगा, आपके पास तो सबसे बड़ा मार्केट है। ऐसा है कि हमारी हिस्से से जाने का जो आप कह रहे हैं, हमें लगता है कि हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, हम लोग कोशिश भी करेंगे, क्योंकि उनके बाद हमारा और आईसीआईसीआई बैंक का ही सबसे लोअर रेट्स है। सो टू द एक्सटेंट पॉसिबल वी विल सी, वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट आवर टर्फ। देखते हैं आगे चल के क्या होता है, क्योंकि खाली रेट के ऊपर ही लोग जाते नहीं है। वैसा ही होता तो हमारे जितने छोटे बैंक्स थे उनको तो कोई बिजनेस ही नहीं मिलता, तो ऐसा तो नहीं है, लोग वहां पे भी बिजनेस करते हैं। तो एक्सेस की भी बात है, स्प्रेड की भी बात है, रीच की भी बात है, तो ये सारे चीज लेके ही बैंक बनती है। तो ये सारे चीज हम लोग भी ख्याल रखेंगे और हम लोग से जो हो सके वो तो जरूर हम लोग करेंगे। तो पर हर साल एक फेस्टिव ऑफर तो एसबीआई की तरफ से आता ही है, इस बार आई एम श्योर वी विल बी एबल टू डू समथिंग देयर, प्लीज वेट फॉर इट। कब तक आएगा मैम? अभी आ जाएगा, 15-20 दिन के अंदर अंदर कुछ न कुछ तो होगा। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि कुछ खास सेगमेंट, चूंकि एचडीएफसी बैंक हाउसिंग में तो है नहीं, तो कार या पर्सनल लोन जैसे कुछ सेगमेंट में, कंज्यूमर सेगमेंट के लिए आप स्प्रेड कम करके कुछ ऐसा बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि these have to be decisions that are taken and I have to come with them not on media, but I have to first give a inside the bank itself we must know what we are going to do. So it is not possible for me to declare anything on the media, but we will definitely look at making the festive season more festive for our people. तो जैसे कि आपने कहा कि आप प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे अपने मार्केट को, और एक फेस्टिव ऑफर आएगा, ये एक अच्छी खबर जो एसबीआई के तमाम ग्राहकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो इंतजार होगा करीब 15-20 दिनों के अंदर एक फेस्टिव ऑफर आने की उम्मीद आप कर सकते हैं एसबीआई की ओर से, क्योंकि एक ही मार्केट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट का गैप तो नहीं चल सकता, इसलिए जिन प्रोडक्ट्स में एक अच्छा कंपटीशन दिखाई देगा वहां पर आप उम्मीद करें कि एसबीआई भी उनको मैच करने की कोशिश करेगा। और अब दिल्ली का रुख करते हैं, जहां नए राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। As I told you, I'm not in a position to reply to all those substantive issues now. We will, in future, whenever we meet, we can. So thank you very much. Before the budget, we can't meet. Thank you very much. Thank you very much. तो नए राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया प्रेस से मुखातिब हो रहे थे। सिंप्लीफिकेशन टैक्सेस के इस पर रहेगा जोर, और जीएसटी के लिए किस तरह की तैयारी है इस पर रहेगा जोर। आज इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है और ये मुखातिब हो रहे थे प्रेस से। हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद सौदा आपका में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। चलिए आईटीएल में आप बढ़ते देखते हैं कौन जीत रहा, और आज महीने की पहली तारीख है तो इसमें ये देखेंगे कि मंथली विनर्स कौन है। ट्रेडिंग लीग में सबसे पहले देखते हैं तो आप देखिए मयूर मंधारे 1140% के बेहद शानदार रिटर्न के साथ नंबर 1 पोजीशन पे आए हैं। लेकिन देखते हैं दूसरे नंबर पे कौन है। जो इन्वेस्टर कैटेगरी है ट्रेडिंग लीग की, इन्वेस्टिंग कैटेगरी में पालराज 113% की बेहतरीन रिटर्न एक महीने में इन्वेस्टिंग करके कमाए हैं। लेकिन विमेंस वाले सेगमेंट में देखते हैं वहां किसने बाजी मारी है और किस तरीके के रिटर्न्स हैं। अनीता सिंह 236% के बेहतरीन रिटर्न इन्होंने कमाए, तो ये महीने के दौरान इन लोगों ने कमाई की। लेकिन बात करते हैं इस महीने के जो ट्रेडर विनर है मयूर मंधारे से, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूर, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत जबरदस्त कमाई आपने की है, बधाई आपको। 1140% का रिटर्न, जो कि मल्टी बैगर लोग करते हैं 4-5 साल में ऐसा रिटर्न आता है, आपने एक महीने के अंदर कर दिया। ये कमाल किया कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स सर, and good morning to CNBC house team and all the viewers. The best thing is basically in the stock market is very easy to make a money if you follow trend, because trend is the best trend that I followed. So if you would like to know about my strategy, basically I follow the trend, identifying the lower tops, lower bottom, and that means basically the trend is down. If the stock is like making higher tops, higher bottom, okay, and then that I follow basically the stock is in uptrend.
So if you see the Nifty right now looks like weak, is basically unable to cross 8225. So since it's already broken the previous supporting low of 8315, so it looks weak to me. तो मयूर, आपने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ट्रेड किया पूरे महीने तक, चूंकि बहुत वॉलेटाइल पूरे महीने में मार्केट रहा है, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, कभी ऐसा लगा कि इस ट्रेड से निकल जाएं, या इतना कॉन्फिडेंस था कि नहीं ये कैरी करना है मुझे? Yeah, I was confident, sir, because like when I bought the Nifty 8300 put when Nifty was at 8500, and I was confident that due to the dollar and basically rupee is getting weaker, dollar is stronger. China, there are lots of problem going on. Monsoon looks weak. So all this considering, I thought, okay, it makes sense basically to hold that put, Nifty and Bank Nifty. Bank Nifty put also I was holding for 18, strike price of 18,201. Okay. And then I saw like actually break down the Nifty actually. It's closed below 8315. So that basically keeps me hold. But okay, I'll keep this position. And then on the next day, what happened actually? The Nifty went like 300 point down. So my put value like got... तो मयूर, अभी जो नई सीरीज शुरू हुई है सितंबर की, इसमें आपकी स्ट्रेटजी अभी कुछ है, शॉर्ट की, लॉन्ग की, क्या लेके चल रहे हैं ट्रेड अभी? Yeah, I took actually Nifty 7700 put. Today morning I booked like 50% profit. Okay. Which is also, it got doubled. So like I bought it for when Nifty was around 8090. परफेक्ट। तो ये महीना जो है, बीता हुआ महीना बेयर ट्रेड के हिसाब से जबरदस्त रहा। मयूर ने 1140% के रिटर्न कमाए और अभी भी इनको ये कॉन्फिडेंस है कि अगली सीरीज जो चल रही है इसमें भी कमाई होगी और शॉर्ट पोजीशंस इनको ज्यादा सक्सेस दिला रही। बहुत शुक्रिया मयूर और बहुत बधाई आपको, और उम्मीद करते हैं I want to pass one message to the team actually. जी, the audience that watching CNBC hours. जी, some guidelines basically like when they do trading in the market, it's very important trend, the discipline with the strict stop loss, keep emotion away, trading with stop loss. Trading without stop loss is like driving a car without a brake. Correct. Never try to catch falling knife. And with this occasion, like I'm taking basically an opportunity, like if someone is basically interested to learn how to do trading, they can feel free to reach out to my email ID, mayur.pgs@gmail.com. Okay. I'll be more than happy to help others. परफेक्ट। तो बिल्कुल जो बेसिक चीज है कि आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करें और प्रॉफिट बुक करते रहें तो कमाई होगी, जैसा कि मयूर ने बताया। तो ये एक जीता जागता उदाहरण है कि ट्रेडिंग में भी भारी कमाई हो सकती है। एक महीने के अंदर 1100% कमाना आसान नहीं है, लेकिन मुमकिन है। तो ये आप कमाई कर सकते हैं और आप भी कमाई कर सकते हैं आईटीएल से जुड़ के। आईटीएल के जरिए आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए आप www.indiantradingleague.com पर रजिस्टर करें। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 25,000 रुपए की पूंजी रखनी होगी। इसके ऊपर आप जितनी चाहें उतनी बड़ी रकम लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये पूंजी सिर्फ कैश ही नहीं, शेयर के जरिए भी आप रख सकते हैं। आईटीएल में बड़े से बड़े ट्रेड पर आपको सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज देना होगा। ये कोई वर्चुअल मनी का खेल नहीं है, यहाँ असली पैसे से हो रही है कमाई, मार्केट के इन खतरों के खिलाड़ियों की तरह। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, आपके शेयरों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है शेख खान के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट जय ठक्कर और प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट के सीईओ और हेड ऑफ रिसर्च अविनाश गोरक्षकर। सीधा रुख करते हैं आपके सवालों का। सोनिया जी मेरे साथ हैं दिल्ली से। गुड मॉर्निंग सोनिया, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप सवाल पूछना चाहती हैं मैम? मेरे पास LNT के 100 शेयर हैं 1800 के प्राइस पे। 100 शेयर 1800 के प्राइस पर, और मदरसुमी के हैं 344 के प्राइस पे 500 शेयर्स हैं। तो मुझे ये पूछना है कि अगर मेरे पास पैसे हैं अभी लगाने के लिए तो मुझे इन्हीं में एवरेजिंग करनी चाहिए या कोई और स्टॉक्स जो अब कम रेट पे अवेलेबल है उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? ओके, चलिए, दोनों में ही आपको नुकसान यहाँ पर जरूर हो रहा है। तो ऐसे में जय आप क्या सलाह देंगे? एवरेज करना चाहती हैं क्या यही दोनों में और ऐड करें या फिर कुछ और स्टॉक्स जिन पर आप राय देना चाहेंगे?
डेफिनेटली प्रियंका, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मदर्स एंड सुमी में मैं एवरेज आउट करने को नहीं कहूंगा। ये लेवल्स पे काफी ओवरबॉट था ये स्टॉक, और जो हिसाब से उसमें एक ब्रेकडाउन देखने मिला है उसके एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल के, दैट क्लियरली शोज के इसमें ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम अप टू डाउन मीडियम टर्म बेसिस पर। सो मदर्स एंड सुमी में एवरेज आउट नहीं करने को कहूंगा मैं, ना ही कि मैं इन्हें इनफैक्ट ये कहना चाहूंगा कि इनमें से अगर एग्जिट कर सके, यहाँ पे थोड़ा लॉस बुक कर सके, मदर्स एंड सुमी से एग्जिट होकर दूसरे कोई स्टॉक में निवेश करना चाहिए। L&T डेफिनेटली एवरेज आउट कर सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है, बट बाय ऑन डिप्स अभी मुझे ऐसा लग रहा है प्रियंका कि इसमें अभी भी थोड़ी गिरावट बाकी है। मिनिमम जो इसको इनमें जो लेवल्स देखने मिल सकते हैं L&T में, दैट कम्स टू अराउंड 1450 के आसपास, 1450 के आसपास मिलता है तो ये एवरेज आउट कर सकते हैं। मदर्स एंड सुमी में अगर ये एग्जिट करते हैं तो दूसरे जो स्टॉक्स है जिसमें मैं निवेश करने को कहूंगा इस समय पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यू ऑफ द फार्मा स्टॉक्स जो मिड कैप फार्मा स्टॉक्स है, लाइक डिशमैन फार्मा हो या मार्क्सन फार्मा हो। डिशमैन फार्मा मेरा काफी पसंदीदा स्टॉक है, टेक्निकली जो हिसाब से ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है, आई थिंक इसमें एक अच्छा अप ट्रेंड देखने मिल सकता है, तो इसमें ये निवेश कर सकते हैं। और दूसरा एक पावर ट्रांसमिशन में एक कंपनी है और पावर जनरेशन में दूसरी कंपनी है टोरेंट पावर, और ट्रांसमिशन में है केईसी इंटरनेशनल। सो ये दोनों में से कोई भी एक स्टॉक में निवेश कर सकते हैं या दोनों में इक्वली निवेश कर सकते हैं, जो इनका मदर्स एंड सुमी का बेचकर जो पैसे इन्हें वापस मिलेंगे उसमें। सो ये 3 स्टॉक्स जो मैंने बताया ये बेटर लग रहे कंपेयर टू मदर्स एंड सुमी। ओके, और अब लोकेश है मेरे साथ गुलाबी शहर जयपुर से। लोकेश जी, गुड मॉर्निंग सर, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? रिलायंस पावर और रिलायंस कैपिटल है मेरे पास। रिलायंस पावर के 1000 शेयर है 53 रुपए की रेंज एवरेज में। ओके ओके ओके। और आर पावर और रिलायंस कैपिटल है मेरे को 600 की एवरेज में। तो मुझे क्या बाय करने चाहिए या अभी एवरेज करके लेके मेंटेन करने चाहिए? ओके, एक्चुअली मार्केट का जो रुख रहा है, सारे ही स्टॉक्स अभी अपने प्राइस से नीचे है उन लोगों की खरीद के भाव से, इसीलिए सभी को लग रहा है क्या ये एवरेज करने का सही समय है। जय, रिलायंस पावर और रिलायंस कैपिटल में क्या सलाह देंगे आप लोकेश जी को? क्या एवरेज करें इसमें, क्या अभी और ऐड करें? नहीं प्रियंका, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा रिलायंस पावर में एवरेज आउट करना चाहिए। पावर सेक्टर में तो मैंने क्लियरली जो 2 स्टॉक बताया रिसेंटली, जस्ट पावर टोरेंट पावर है और एक ट्रांसमिशन है केईसी इंटरनेशनल, ये 2 स्टॉक ही मुझे एंटायर सेक्टर्स में अच्छे लग रहे हैं। और बाकी कोई पावर स्टॉक्स में मुझे इतना बढ़िया नहीं लग रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू। और शॉर्ट टर्म की बात भी है अगर, तो रिलायंस पावर में मुझे कोई ऐसी चार्ट पैसा रिवर्सल का एक अप ट्रेंड में नहीं रहा है ये स्टॉक, तो इनमें से डेफिनेटली एग्जिट हो जाना चाहिए। इनफैक्ट इसमें रिलायंस कैपिटल के बारे में भी यही कहना चाहूंगा प्रियंका कि इसमें भी एवरेज आउट ना करे, और ये स्टॉक काफी वीक है। एडीएजी पैक इनफैक्ट काफी मुझे वीक लग रहा है। एडीएजी पैक में सिर्फ एक रिलायंस इंफ्रा एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक अच्छा रिवर्सल दिखा गया है, उसके एक 2008 और 2013 के बॉटम से ही एग्जैक्टली वो स्टॉक रिवर्स हुआ है। सो एडीएजी पैक में अगर इन्हें इन्वेस्टेड रहना है तो आई गेस रिलायंस इंफ्रा बेटर रहेगा। ये दोनों ही स्टॉक में से निकलकर रिलायंस इंफ्रा में इन्हें शिफ्ट हो जाना चाहिए, कैपिटल और आर पावर दोनों में से एग्जिट हो जाना चाहिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन हमारे दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं शेयरों पर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। वापस आइए। वेलकम बैक। आप एक है सौदा आपका, जहां जुड़ते हैं हमारे दर्शक, पूछते हैं अपने शेयर्स पर सवाल। दीपा है मेरे साथ मुंबई से। गुड मॉर्निंग दीपा, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? 500 सेंचुरी प्लाई है मैडम 190 में। ओके, सेंचुरी प्लाई 500 शेयर होल्ड करती हैं दीपा। 190 रुपए खरीद का भाव रहा है, 41 रुपए के नुकसान पर बैठी हैं आप शेयर। हाँ मैम, इसके अलावा भी कोई और शेयर है जिस पर सवाल पूछना चाहते हैं या सिर्फ सेंचुरी प्लाई? केईआई इंडस्ट्रीज है मैडम, 500 104 में लिया है। ओके ओके, सो दूसरा स्टॉक केईआई इंडस्ट्रीज, इसमें भी इन्हें मामूली सा नुकसान हो रहा है। अविनाश सर, आपको कैसी दिखती है सेंचुरी प्लाई और केईआई इंडस्ट्रीज? दीपा जी को क्या सलाह देना चाहेंगे इन कंपनियों के बारे में, क्या बताना चाहेंगे सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि सेंचुरी प्लाई इन्होंने कंपनी काफी अच्छी चुनी है, लेकिन थोड़ी सी ऊपरी लेवल पे इन्होंने बाय की है। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, कम से कम नेक्स्ट 12 मंथ्स का अगर नजरिया है, तो ऑलरेडी हमने देखा है कि Q1 का जो नंबर सेंचुरी प्लाई के आ गए वो थोड़े से निराशाजनक थे। मार्जिन में थोड़ा बहुत दबाव था, लेकिन कंपनी ने यह भी कहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY16 में उनका जो ऑनगोइंग एक्सपेंशन है वो शुरुआत होगा और उसका इम्पैक्ट आपको FY17 में देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से कम 12 मंथ्स का नजरिया रखे। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म करे, बट मेरे ख्याल से डेफिनेटली कंपनी अच्छी है और यहाँ पे उनको नॉट ओनली कॉस्ट प्राइस बट अच्छा मुनाफा से ये प्रॉफिट कमा सकती है।
और दूसरा स्टॉक था KEI इंडस्ट्रीज का, इन्हें इसमें मामूली नुकसान फिलहाल हो रहा है, 104 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। KEI इंडस्ट्रीज आपको कैसे दिखती है? इनफैक्ट यहाँ पे भी मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ऑपरेट करता है और जिस प्रकार की प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस में फॉल आया है, इनको डेफिनेटली इनपुट प्राइसेस में थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंप्रूवमेंट मिलने का चांस है। मेरे ख्याल से 1-2 क्वार्टर्स के बाद मेरे ख्याल से कमोडिटी प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है वो फुली तरह से रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे करीबन 130-140 का टारगेट पॉसिबल है। क्लियरली आई थिंक ये थोड़ा सा मिड कैप जैसा काउंटर है जहाँ पे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट नहीं है, बट अदरवाइज अगर हम लास्ट 3-4 साल की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक 25-30 रुपए बढ़ने की चांसेस है। थोड़ा सा समय देने के लिए टाइम लगेगा, कम से कम 3 to 6 मंथ्स। ओके, सो सेंचुरी प्लाई और KEI इंडस्ट्रीज दोनों ही अच्छी चॉइसेस हैं दीपा जी, होल्ड कीजिए। अभी भले ही नुकसान हो रहा है पर थोड़ा सा टाइम फ्रेम को बड़ा रखिएगा। राहुल से बात करते हैं, दिल्ली से जुड़ गए हमारे साथ। नमस्ते राहुल, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ जी, टाटा मोटर्स लेने की सलाह है। टाटा मोटर्स खरीदना चाहते हैं आप? हाँ जी, हाँ खरीदना चाहते हैं। और अब आप किस तरह के टाइम फ्रेम पर नजर रखें? शॉर्ट टर्म के लिए आप इसे रखना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म नजरिया? लॉन्ग टर्म। ओके, तो राहुल जी लॉन्ग टर्म के लिए टाटा मोटर्स खरीदना चाहते हैं। अविनाश सर, कैसी दिखती है कंपनी टाटा मोटर्स? ऑटो स्पेस में आप टाटा मोटर्स को किस पायदान पर देख रहे हैं, क्या सलाह देंगे यहाँ? मुझे लग रहा है प्रियंका, इनको लॉन्ग टर्म के लिए टाटा मोटर्स खरीदना है तो शायद सेकंड क्वार्टर के लिए मेरे ख्याल से जब तक खत्म नहीं होता तब तक रुके, क्योंकि टाटा मोटर्स का बड़ा मार्केट चाइना है और हमने देखा है कि चाइनीज मार्केट लास्ट 2-3 महीनों से काफी सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म कर चुका है। लग्जरी मार्केट के लिए जो मार्केट टाटा मोटर्स का है, ये मुझे नहीं लग रहा है कम से कम 3 to 6 मंथ में इमीडिएट कोई रिकवरी दिखाएगा। इनफैक्ट टाटा मोटर्स के लिए चाइना मार्केट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि करीबन 40% EBITDA चाइना से आता है, तो क्लियरली थोड़ा बहुत स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा। इनको एक खरीदना ही है तो मेरे ख्याल से टाटा मोटर DVR देखे, और वो भी मेरे ख्याल से सेकंड क्वार्टर के बाद। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कंपेयर टू द फ्रंट लाइन स्टॉक अच्छा होगा, लेकिन ये जान ले कि सेकंड क्वार्टर के नतीजे भी फर्स्ट क्वार्टर के जैसे ही थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग आएंगे। मेरे ख्याल से तभी इट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली बाय टाटा मोटर्स फॉर द नेक्स्ट 12-15 मंथ्स। ओके, और अब बात करते हैं MP सिंह जी से, दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ। सिंह साहब नमस्ते, बताइए सर क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम जी, मेरे पास सुंदरम क्लेटन के 82 शेयर हैं जो 400 रुपीज के हिसाब से खरीदे थे। तो एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया है जो 1600 शेयर हैं। तो दूसरा कौन सा बताया आपने? ट्यूब TUBE ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। ओके, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के कितने शेयर है आपके पास सर? ये है तो थोड़े से अभी स्प्लिट होके 1600 हो गए हैं। तो वो पहले 200-300 रुपए के आसपास पड़ते थे मेरे को सारे। ओके, सो और आप लगता है कि आप लंबे पुराना निवेश है आपका इन दोनों में? हाँ जी, पुराना निवेश है, लॉन्ग टर्म का। हाँ जी, लॉन्ग टर्म का। सुंदरम क्लेटन के 82 शेयर 400 रुपए की खरीद का भाव रहा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी है इनके पास। अविनाश सर, कैसे दिखते हैं ये दोनों आपको? और सिंह साहब के लिए क्या राय होगी, एक एक करके बताएं, सुंदरम क्लेटन और फिर ट्यूब इन्वेस्टमेंट। आई थिंक सुंदरम क्लेटन की अगर हम बात करें तो ये एक TVS ग्रुप कंपनी है, ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल और इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए ये प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। मेरे ख्याल से क्लियरली सुंदरम क्लेटन में अगर लंबा निवेश है तो मेरे ख्याल से बने रहे, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि नॉट ओनली डिविडेंड्स बट परफॉर्मेंस भी कंपनी का अच्छा है। हालांकि क्लियरली अभी भी हमने पूरी रिकवरी सुंदरम क्लेटन में नहीं देखी है, बट मेरे ख्याल से जिस प्रकार का ग्रोथ CV में हम लोग देख रहे हैं, मेरे ख्याल से सुंदरम क्लेटन को भी फायदा डेफिनेटली लॉन्गर टर्म होगा। तो आई वुड से दैट अभी निकल ना जाए, इन्होंने इतना काफी टाइम से निवेश किया है, तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 12 से 18 महीने का है तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट इनको मिल सकता है। ओके, और दूसरा शायद ट्यूब इन्वेस्टमेंट का भी बता रहे थे, और स्टॉक स्प्लिट के बाद भी इनके इस पे असर पड़ा था इनकी होल्डिंग्स पर। अब 1600 ये होल्ड करते हैं। आपको कैसा दिखता है ट्यूब इन्वेस्टमेंट सर? आई थिंक ट्यूब इन्वेस्टमेंट में भी प्रियंका, ये कंपनी एक्चुअली इनके इंश्योरेंस बिजनेस के लिए एक होल्डिंग कंपनी है जो चोलामंडलम ग्रुप की कंपनी है। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा लंबा निवेश रखे तो डेफिनेटली ये वेल मैनेज ग्रुप है। इसकी जो प्रोडक्ट्स है वो ज्यादातर ऑटो और इंजीनियरिंग सेक्टर्स को जाते हैं, और इनका जो इंश्योरेंस का जो
वैल्यू है वो पूरी तरह से ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में बिल्ट इन है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा समय इस स्टॉक को देने का टाइम लगेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर हमने एक फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी में देखा है, बट अगर पूरी तरह से अगर हम पूरी वैल्यू अनलॉकिंग की बात करें तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में डेफिनेटली होल्ड करने का ही डिसीजन अच्छा रहेगा। ओके, तो सिंह साहब आपके दोनों ही चॉइसेस बहुत उम्दा हैं। सुंदरम क्लेटन बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा, और आपको हो सकता है आगे, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट में भी आप लंबी अवधि का नजरिया रखे हुए हैं, जो अच्छी बात है। अविनाशी, इस चीज के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया सर, लेकिन कई स्टॉक्स पर चर्चा हुई आज के लिए डिस्क्लोजर। प्रियंका, जो भी स्टॉक्स के बारे में आज हमने एक शो पे बात की, हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों की पोजीशंस इंडिविजुअल लेवल पे हो। इन सारे स्टॉक्स में मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे वक्त निकालने के लिए। सौदा आपका में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आप तक लेकर आएंगे जय ठक्कर की फटाफट सलाह स्टॉक्स फटाफट में। वेलकम बैक। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। जय ठक्कर मेरे साथ बने हुए हैं आपके सभी सवालों का फटाफट जवाब देने के लिए। राधे कृष्ण जी जानना चाहते हैं फरीदाबाद से, जेपी इंफ्रा में इनका क्या करना चाहिए। 500 शेयर हैं इनके पास, 36 रुपए के भाव पर खरीदारी की थी। स्टॉक अभी भी वीक लग रहा है प्रियंका, मीडियम टू लॉन्ग टर्म आई थिंक इन्हें सेल कर देना चाहिए। सूरत से अमित जानना चाहते हैं सशन फार्मा के बारे में सर, 2600 शेयर हैं और 79 रुपीज के भाव पर इन्होंने खरीदा था। काफी बढ़िया स्टॉक है, अप ट्रेंड में है और अभी भी अच्छा लग रहा है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होल्ड कर सकते हैं। अगला स्टॉक नेवली लिग्नाइट, दीपक भावनगर से जानना चाहते हैं 2000 स्टॉक्स होल्ड करते हैं, 160 रुपए के भाव पर खरीदा था, क्या करना चाहिए। सीरियस डाउन ट्रेंड में प्रियंका ये स्टॉक, आई थिंक इन्हें एग्जिट हो जाना चाहिए, सेल करें। ओके, सो इसमें आप क्लियरली एग्जिट की राय। रितेश नागपुर से महिंद्रा हॉलिडेज होल्ड करते हैं 200 शेयर, 330 रुपए पर शेयर उन्होंने खर्चा किया है, क्या करना चाहिए। आई थिंक अच्छा बॉटमिंग प्रोसेस हो चुका है महिंद्रा हॉलिडेज में और मुझे ऐसा लग रहा है बेहतरीन लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आई थिंक इन्हें होल्ड करना चाहिए। रमन नायक जानना चाहते हैं कि अशोक लेलैंड में क्या हो अगला कदम, होल्ड या सेल। 2500 शेयर 24 रुपए के भाव पर खरीदा था। शॉर्ट टू मीडियम टर्म मुझे ऐसा लग रहा है इन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, काफी ओवर लग रहा है तो सेल करें। सोनू गुप्ता के पास है M&M के 40 शेयर, 990 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। आई थिंक ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो जो हिसाब से M&M में एक अच्छी बढ़त देखने मिली इन पास्ट, वो कंटिन्यू रहेगी इन द लॉन्ग टर्म, तो आई थिंक होल्ड करें इसे। दिल्ली से वरुण कुमार पूछ रहे मारुति सुजुकी पर सवाल, 500 शेयर 1250 रुपए खरीद का भाव रहा है, बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है, क्या करने की सलाह होगी आगे। बिल्कुल काफी बढ़िया मुनाफा हो रहा है और काफी स्टॉक ओवरबॉट लग रहा है प्रियंका मुझे, तो आई थिंक इन्हें एग्जिट हो जाना चाहिए इसमें से। ओके, सो इस प्रॉफिट को बुक कीजिए आप। CN शाह जानना चाहते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज में क्या करें, 400 शेयर होल्ड करते हैं, 140 के भाव पर खरीदा था। एक्साइड एक क्लियर डाउन ट्रेंड में लग रहा है मुझे स्टॉक, तो इस वजह से सेल कर देना चाहिए। प्रवीण शाह जी के पास है अपोलो टायर्स के 60 शेयर, 95 रुपए 20 पैसे खरीद का भाव रहा है। एक बेरिश हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुई अपोलो टायर्स में, काफी वीक लग रहा है ये स्टॉक, आई थिंक इन्हें एग्जिट हो जाना चाहिए इसमें से। संजय बुधरानी जी के पास है बजाज ऑटो के 70 शेयर, 1700 रुपए में खरीदा था, क्या करें। आई थिंक बजाज ऑटो में से भी एग्जिट हो जाना चाहिए, क्लियर मुझे ऐसा लग रहा है कि डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हो गया इसमें। अगला स्टॉक HUL का, संतोष डोगरे पूछ रहे हैं ये सवाल सर, 500 स्टॉक है, 486 रुपए में खरीदारी की थी। अभी भी होल्ड करना चाहिए मुझे लग रहा है HUL, क्लियर एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अच्छे अप ट्रेंड में, होल्ड करें HUL को। अगला स्टॉक है RCF का, अनिल कुमार दिल्ली से पूछ रहे हैं 350 शेयर्स हैं इनके पास, 40 रुपए के भाव पर खरीदा था। एक बहुत ही बढ़िया लेवल पे इन्होंने एंटर किया है ये स्टॉक में, एकदम लोअर एंड ऑफ द चैनल पे सपोर्ट लिया है ये स्टॉक ने, तो आई थिंक ये अच्छा लेवल रहेगा फ्रेश बाय करने के लिए भी, इनको ऑलरेडी निवेश है तो होल्ड करें। PK गुप्ता जी जानना चाहते हैं वॉकहार्ट में क्या करें, 1500 शेयर हैं, 1850 रुपए पर खरीदा था। आई थिंक इन्हें पैनिक नहीं होना चाहिए स्टॉक में, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए प्रियंका ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, आई थिंक होल्ड करना चाहिए। मुकुल जी के पास है भारतीय एयरटेल के 300 शेयर, 285 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है सर, 62 रुपए 10 पैसे पर शेयर मुनाफे पर बैठे हैं अभी। भारतीय में प्रियंका एक क्लियर एक रिवर्सल दिखाया चार्ट्स पर, तो आई थिंक भारतीय एयरटेल में से इन्हें एग्जिट हो जाना चाहिए।
शांतिलाल दत्ता जी बाटा के बारे में पूछ रहे हैं सवाल। 500 शेयर ये होल्ड करते हैं, 1341 रुपए के भाव पर खरीदारी की थी। बाटा एक क्लियर एक ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। आई थिंक बाटा में से सेल कर देना चाहिए। अंकित जी के पास है पिडिलाइट के 100 शेयर, 240 रुपए में इन्होंने खरीदारी की है, क्या करना चाहिए? डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए ये स्टॉक को। मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्लियर एक अप ट्रेंड में है। योगेश जी जानना चाहते हैं, रुद्रपुर से इन्होंने ये सवाल भेजा है। एचएमटी के 250 शेयर ये होल्ड करते हैं, 45 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदारी की थी, अब क्या करें एचएमटी में? क्योंकि एचएमटी क्लियर एक डाउन ट्रेंड में रहा है ये स्टॉक और इन द शॉर्ट टर्म मुझे ऐसा लग रहा है कि चार्ट्स पर काफी रिवर्सल अच्छा देखने मिल चुका है, तो एचएमटी सेल कर देना चाहिए। इसी के साथ जय धन्यवाद आपका कि आप हमारे स्टूडियो आए, इतने सारे शेयरों पर सलाह दी है और क्योंकि कई स्टॉक्स पर चर्चा हुई है, आज के लिए डिस्क्लोजर था। श्योर, जो स्टॉक्स आज हमने डिस्कस किए उनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किए हो, आइदर लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड, पर मेरी पर्सनल होल्डिंग कोई भी शेयर्स में नहीं है। थैंक यू जय, हमारे साथ इतना वक्त बताने के लिए, शेयरों पर लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो सौदा आपका में आज मेरे साथ भी इतना ही, मुझे यही इजाजत दीजिए। ब्रेक के बाद हम हाजिर रहेंगे कमोडिटी बाजार के ताजा अपडेट के साथ कमोडिटी राउंड अप में।